तो आज हम करेंगे वन शॉट एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम की डिस्कवरी की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि एंजाइम को फर्स्ट टाइम यीस्ट में बाय एडवर्ड बुशनर ने डिस्कवर किया था। और उस टाइम की बात करें तो इसने जाइमोस का टर्म यूज करी थी, एंजाइम नहीं यूज किया था, ठीक है। एंजाइम बाद में टर्म दी गई, बाद में दी गई एंजाइम। सो जो तो टर्म एंजाइम थी वो दी थी कोहन ने 1878 में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं वायरसेस में। अब कोएंजाइम की डिस्कवरी देखें तो उसको किया था फ्रिट्ज लिपमैन ने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है, वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो हमारे पास क्या करते हैं कि कार्बोनिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन गैसियस एक्सचेंज में पढ़ते हैं इसको। अब एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिशन, इसको हम लोग बोलते हैं एलेस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। जो फीडबैक मैकेनिज्म में होता है उसको बोलते हैं एलेस्ट्रिक एंजाइम्स। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और ज्यादातर एंजाइम्स हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन की बात करें जो राइबोसोम होगा और राइबोन्यूक्लियेसेस, दो एंजाइम्स होते हैं जो आरएनए नेचर के होते हैं। एक मिनट, ठीक है, बस आप याद रख लें आरएनए नेचर के होते हैं। अब हम लोग बात करें कि कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब ये कि वो दो से मिलके बना हुआ है एलिमेंट से। तो प्रोटीन पार्ट को हम लोग एपो एंजाइम भी बोलते हैं और हेलो एंजाइम भी बोलते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में भी हमारे पास ऑर्गेनिक होता है और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो कोफैक्टर में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में भी हमारे पास दो फर्दर टाइप्स होती है, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप वो हम हिस्से को बोलते हैं जो परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। और जो कोएंजाइम होता है वो टेम्परेरीली अटैच होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं हीम ग्रुप, जो हमारे पास पेरोक्सीडेज कैटालिस में अटैच होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कोएंजाइम की बात करें तो एग्जाम्पल आता है NAD और NADP, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास जितने भी मेटालाइंस, आप यहाँ लिख सकते हो मेटालाइंस, ठीक है। तो मेटालाइंस हमारे पास क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक्स में आ जाएंगे। जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक कार्बोक्सी एनहाइड्रेज में हेल्प करते हैं, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्दर आपकी बुक में लिखे हुए आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है कि एंजाइम मैकेनिज्म किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ये एक मैंने एंजाइम बनाया हुआ है, ठीक है, ये है एंजाइम। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये एक्टिव साइट से आके जुड़ गया है, ठीक है। अब ये बना लेता है ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट ES कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम का। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इसको हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारे पास ये एंजाइम है ये रिलीज हो जाता है, फ्री में रिलीज हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंजाइम है, उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ रहे हैं, बीच में ये ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फिर ये सबस्ट्रेट क्या प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और आखिर में प्रोडक्ट हमारे मतलब निकल जाएगा और जो एंजाइम होगा वो रिलीज हो जाएगा। इसी तरह मैंने इसके बाद बनाया है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे क्या क्या एंजाइम किस तरह का होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट ये पार्ट दिया हुआ है इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम इसको तब बोलेंगे जब हमारे पास इसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं है, ठीक है। कोफैक्टर का काम क्या होता है कि वो किसी एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोफैक्टर अटैच नहीं है। अब यहाँ पे ये होगा कोफैक्टर, ये ब्लू वाला कोफैक्टर, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत एरो बना दिया यहाँ पे। तो ये होगा एपो एंजाइम, और यहाँ पे मैंने लिखा कि विदाउट कोफैक्टर तो प्रोटीन इज इनएक्टिव, ठीक है। प्रोटीन मतलब एंजाइम। अब यहाँ पे देखो ये कोफैक्टर आके अटैच हो गया, ये इसकी एक्टिव साइट होगी, सिंपल सी ये होगी एक्टिव साइट। अच्छा, और ये बन गया हेलो एंजाइम। तो हेलो एंजाइम की डेफिनेशन आप ये भी देख सकते हैं, इट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। कोफैक्टर बाइंड हो गया और ये होगी एक्टिवेट्स द प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शनिंग हो जाएगा। तो ये हो गया कि कोफैक्टर क्या करता है कि एंजाइम को फंक्शनिंग बनाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, बिकॉज हमारे पास दो मॉडल हैं एंजाइम के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो लॉग एंड की मॉडल था इमिल फिशर ने दिया था, किस ईयर में दिया था, 1894 में। ये ईयर आपने याद रखना है और इसका नेम भी याद रखना है। अब अकॉर्डिंग टू इसके मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है वो डेफिनेट शेप होती है, मतलब वो फिक्स्ड होती है और वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। और इसके मुताबिक ये बोल रहे हैं कि जो इसका हर एंजाइम का एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है वो उसी एंजाइम के साथ ही जुड़ता है। मतलब इसका ये है कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक है और एक एंजाइम
एक ही एक्शन करेगा, एक ही पार्टिकुलर एक्शन करेगा, क्योंकि उसकी जो साइट है वो स्पेसिफिक एंजाइम के लिए, ठीक है। अब इस एंजाइम जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिए, सुक्रेज हो गया और माल्टेज हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो कम्पिटेटिव इनहिबिशन भी लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कम्पिटेटिव इनहिबिशन, बस लाइक इट लिखे, मैंने बस कम्पिटेटिव IN लिख दिया, ठीक है। अब हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें, ये दिया था कॉलिन ने 1959 में, ये आपने ईयर जरूर याद रखना, ठीक है। अब इसके मुताबिक एक्टिव साइट क्या है, वो एक फ्लेक्सिबल है, वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी जगह को चेंज कर लेती है, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल तो यही उसने दिया, ये बताना चाह रहा है। अब उसने बोला है कि अगर वो अपनी जगह को चेंज कर लेती हो तो जाहिर सी बात है कि वो मोर देन वन फंक्शन या मोर देन वन सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो सकते हैं। अब आफ्टर रिएक्शन वो बोलेंगे एक्टिव साइट उसके वापस ओरिजिनल जगह पे आ जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्टिव साइट का शेप चेंज हो रहा होता है और यहाँ पे सिंपल फिक्स्ड रहता है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि एंजाइम कैरी मोर देन वन रिएक्शन, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट चेंज हो रही है। और जो एंजाइम इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के दो फंक्शन, एक तो वो ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन में, दूसरा वो कार्बोनिक एसिड बना रहा होता है, ठीक है। तो आपने इसकी एग्जाम्पल, तो लॉक एंड की मॉडल की कौन सी एग्जांपल्स आएंगी और हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज और इंड्यूस फिट मॉडल में कौन कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है। फर्दर आप बुक से रीड कर लेना। अब यहाँ पे मैंने बनाया है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा ऊपर ग्राफ दिया हुआ है ये मैंने लिखा हुआ है विदाउट एंजाइम, मतलब यहाँ पे एनर्जी का बैरियर आप बोल सकते हैं कि ये एक बैरियर है जो बहुत लंबा है और एंजाइम को उसको क्रॉस करना है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ होता है ना, आप समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। इसी तरह जब हम उसको एंजाइम देते हैं तो एंजाइम क्या करता है कि जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है इसको डिक्रीज कर देता है। तो जब वो डिक्रीज कर देगा तो रिएक्शन होगा वो फास्ट प्रोसीड करेगा, ठीक है। एंजाइम इसको इसीलिए हम लोग बायोकैटलिस्ट बोलते हैं बिकॉज ये रिएक्शन को फास्ट करता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि लिविंग सिस्टम जो वर्क है वो आइसोथर्मल कंडीशन पे करता है, ठीक है। यहाँ पे आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है। तो सबसे पहले कोई भी रिएक्टेंट एंजाइम के साथ आके जुड़ता है, जैसे ही वो एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा उनका बन जाएगा AE कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो ये जो AE कॉम्प्लेक्स तो दोबारा B के साथ जुड़ जाएगा। अब जब वो B के साथ जुड़ेगा तो एंजाइम रिलीज हो जाएगी और इसी तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा है कि एंजाइम्स डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जाहिर सी बात है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन होगा। और दूसरा मैंने लिखा है कि एनर्जी डिपेंडेंट चेंजेस टू एनर्जी इंडिपेंडेंट आएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपेंडेंट लिख दिया, यहाँ पे आएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे आप IN खुद से लगा लें IN, तो एनर्जी इंडिपेंडेंट स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा टेम्परेचर का फैक्टर है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है ना, लेकिन एक मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है, एक मतलब हद तक एक हद आ जाती है जब उसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं वो डीनेचर शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या आ रही है हमारे पास कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे एंजाइम डीनेचर शो करे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर। कलर चेंज ना कर लूँ, चेंज कर लूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा वाइट है ना। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या है, देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है, ये सिंपल सेम। और मिनिमम टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। बिकॉज आप लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम कौन सा है, तो ऑप्टिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा। वैसे तो हमें पता है कि हमें याद है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज जरूरी है। अच्छा, उसके बाद पीएच की बात करें, ये आपको पता है कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मोस्ट एंजाइम्स है ना वो 6 to 8 रेंजेस में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है पेपेन की, ठीक है। पेपेन की एग्जाम्पल है जो बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम पे काम करता है, ये आपने याद रखना है। किसकी? पेपेन। अच्छा, पेप्सिन होगा उसका, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, उसका पीएच होता है 2। इसी तरह ट्रिप्सिन की बात करें तो वो बेसिक पीएच पे काम करता है जिसका पीएच होता है 7, ठीक है। आप इन दोनों के पीएच याद रखने। अब मैंने एंजाइम कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखा है कि एंजाइम अगर बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी तो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। इसके डायरेक्ट रिलेशन में सिंपल। अब हम लोग करने वाले हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबसे पहले तो डायरेक्ट रिलेशन है एंजाइम एक्टिविटी के। मैंने लिखा है कि बट रिएक्शन प्रोसीड टू वी मैक्स, जब हमारा एंजाइम का रिएक्शन वी मैक्स पे पहुंच जाए, वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम पे, मैक्सिमम एक्टिविटी जहाँ एंजाइम शो करता है ना, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं होगा फर्दर, बिकॉज हम लोगों ने इसका रीजन पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स ही नहीं होंगी और, ठीक है, तो रिएक्शन और नहीं होगा। दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है कि एंजाइम इनहिबिशन की। एंजाइम इनहिबिशन की डेफिनेशन क्या है? एंजाइम फेल टू कैटालाइज रिएक्शन, कि जब हमारे पास कोई रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो रहे थे हमारे बॉडी के, तो उसको हम लोग एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। तो अगर मैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करूं, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन के मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है। सबसे पहले ये हमारे पास होता है एंजाइम, ठीक है, इसके साथ हमारे पास सबस्ट्रेट जुड़ के प्रोडक्ट बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे आ जाता है कम्पिटिटिव। अब आपने इसको याद किस तरह रखते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन सा है? कम्पिटिटिव इनहिबिशन वो होता है कि कोई कंपिटिटर आ जाए ना, सिंपल कंपटीशन करने वाला, तो आप ये इस तरह याद रख सकते हैं। यहाँ पे कोई इनहिबिटर आ जाएगा, ठीक है, वो इस इधर आके जुड़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये इधर आके एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन पे जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट पे जुड़ता है, ठीक है, एक्टिव साइट पे। ये आप अपने नोट्स में लिख लें कि वो एक्टिव साइट पे आके अटैच होता है। उसके बाद ये जाहिर सी बात है, जब वो उसकी एक्टिव साइट पे आके अटैच हो गया तो वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप याद रखना है कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा। अब सबसे दूसरी बात, इसका दूसरा पॉइंट इसका ये कि ये होता है रिवर्सेबल होता है, कि जब हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ना इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रिवर्सेबल हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो आपने याद रखना है कि के मैक्स की वैल्यू जो होती है ना, वो इंक्रीज किस में करती है? कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इंक्रीज करती है। मैंने एग्जांपल लिया कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, उसमें जो मेलेनेज होता है ना, वो इसका होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। इसी तरह अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में बहुत ज्यादा इनहिबिटर होते हैं, तो वो मैंने लिखे नहीं है, बस आपने दो एग्जाम्पल याद रखनी है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। नॉन कम्पिटिटिव बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिव साइट में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक और ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, दूसरी साइट पे जाके जुड़ जाता है, जिसको हम लोग एलोस्ट्रिक साइट बोलते हैं। अब इसमें देखो, ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, टेम्परेरी इनएक्टिव एंजाइम्स होता है, ज्यादा मतलब परमानेंटली इनएक्टिव होता है। इनहिबिटर बाइंड्स विद एलोस्ट्रिक साइट, ठीक है, उस साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्ट्रिक। अब यहाँ पे देखो, इसमें दो टाइप्स होती है, एक होती है रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव। अब रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, जिसे एग्जाम्पल में आता है हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन। दूसरा हमारे पास आता है इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिशन। इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, मतलब एंजाइम को ही तबाह कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एग्जांपल हम लोग देखें, साइनाइड साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, तो ये हो जाएगी इरिवर्सिबल की, ठीक है, इरिवर्सिबल। हम लोगों ने यहाँ पे की हुई है क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहले आता है ऑक्सीडेजेस। सो ऑक्सीडेज वो रिएक्शंस हो रहे थे, लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इसके एग्जांपल में आएगा। ट्रांसफरेज वो होता है जो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप कर रहा होता है, लाइक काइनेज, हेक्सोकाइनेज वगैरह, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोलेसिस, मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड बॉन्ड्स, जिसका भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मैंने इसके एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीएसिस न्यूक्लियसिस, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास आता है लाइजेस। लाइजेस क्या है कि रिमूवल ऑफ ग्रुप कर रहा है, अदर सबस्ट्रेट है, लेकिन उसमें वाटर यूज नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर देन हाइड्रोलिसिस, तो इसमें आ जाएगा एल्डोस, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोमेरेज, आइसोमेरेज का आपको पता है कि ऐसे एंजाइम जो आइसोमेराइजेशन रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो जाएगा आइसोमेरेजेस के। लाइगेजेस का मुझे पता है कि वो लिंकिंग एंजाइम्स होते हैं, डीएनए लाइगेज जो हम लोग पढ़ते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में, ठीक है।